हेलो फ्रेंड्स। तो आज तक अपने डिस्कस किया अबाउट HTML, CSS, JavaScript and PHP as well as CMS such as WordPress and Drupal। तो आज अपने डिस्कस करेंगे फ्रेमवर्क के बारे में कि फ्रेमवर्क में एक्चुअल क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है, और CMS जो है वो क्यों यूज़ करते हैं और फ्रेमवर्क किस लिए यूज़ किया जाता है। तो ये फ्रेमवर्क जो है, एक PHP फ्रेमवर्क इज ए प्लेटफॉर्म दैट दैट provides developer with a set of tools and library for the library to build web application. More efficiency, it provide a structure for organized code, handling data, handling request, handling response and managing database। तो इसका पर्पज़ ये है, यानी कि कोऑर्डिनेटर का जो मेन एम क्या है, यानी कि ये ऑर्गेनाइज्ड एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे अपने को मैनेज करने के लिए, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए, या फिर डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, या फिर कोड स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए आसान हो जाता है। तो कोऑर्डिनेटर एक फ्रेमवर्क है। इसी तरह से लारावल भी फ्रेमवर्क है, जेंड फ्रेमवर्क भी है, कि एक PHP है। सिर्फ इस तरह से बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। तो अपने आज कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क, सबसे पहले इससे स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेटर इज ए PHP MVC फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन। MVC से मीन्स है मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। मॉडल क्या होता है और व्यू क्या है और कंट्रोलर क्या है। कंट्रोलर को सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, कंट्रोलर जो है वो मॉडल को भी कंट्रोल करता है और व्यू को कंट्रोल करता है, और इसके अंदर ही सारा कुछ प्रोसेसिंग किस तरह से करवानी है, या किसको रिक्वेस्ट सेंड करनी है, किससे रिस्पॉन्स लेना है, और किसको रिस्पॉन्स भेजना है, और कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये सारा काम कंट्रोलर हैंडल करता है। और मॉडल जो होता है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। डेटाबेस क्या होता है, MySQL डेटाबेस होता है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है, जो यानी कि जो फंक्शंस अपने डेटाबेस से रिलेटेड क्वेरीज लिखेंगे, यानी कि डेटाबेस में मॉडिफाई करने के लिए, या डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए, या डेटाबेस में डिलीट करने के लिए, या फिर डेटाबेस में अपडेट करने के लिए, जिससे भी रिलेटेड जो क्वेरीज लिखेंगे, यानी कि कोई कस्टमर की क्वेरीज की लिखनी है, या फिर कस्टमर का रिकॉर्ड अपडेट करना है, या फिर कस्टमर की इंफॉर्मेशन कोई है तो उनके रिकॉर्ड को अपडेट डिलीट करना है, या आपने कोई ई-कॉमर्स साइट बना रखी है तो उनके प्रोडक्ट्स को, रिकॉर्ड को अपडेट डिलीट मॉडिफाई करना है। तो इन जितनी भी क्वेरीज है वो मॉडल के अंदर लिखी जाएगी, मॉडल के अंदर क्लासेस बनेगी और मॉडल के अंदर वो क्वेरीज हैंडल होगी। और व्यू पार्ट जो होता है अपना, वो HTML बेस्ड पार्ट होता है, जिसके अंदर अपने को HTML डिफाइन करनी होती है और रिजल्ट को शो करवाना होता है, जो अपने को दिखाई देता है ब्राउज़र के अंदर, वो व्यू पार्ट के अंदर आता है। और कंट्रोलर का जो मेन एम है वो इन मॉडल एंड व्यूज़ को मैनेज करता है और उनके अकॉर्डिंग वो प्रोसेसिंग करता है, उनके प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग ही व्यूज़ के अंदर वो डिस्प्ले करवाता है, और उनके प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग से ही डेटाबेस में मैनेज करके डेटाबेस से रिकॉर्ड उठाता है और व्यूज़ में डालता है। इस तरह से इसका प्रोसेस होता है मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर का। इसके अंदर जैसे ही आप कोऑर्डिनेटर इंस्टॉल करोगे तो इसके अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है, जिसके अंदर क्लासेस बनी बनाई आपको मिल जाती है, जिनके हेल्प से आपको वर्क करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे इस तरह से लाइब्रेरी के अंदर जैसे मैं जाऊं, जैसे आप इसका फोल्डर स्ट्रक्चर देखोगे
तो इसका एक एप्लीकेशन फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, थीम होगा, थीम का होगा, और इसी तरह से एक लाइब्रेरी का होगा, एक सिस्टम का होगा। सिस्टम के अंदर जाके हेल्पर क्लासेस मिल जाएगी और लाइब्रेरी मिल जाएगी आपको। लाइब्रेरी के अंदर जब जाओगे आप, तो उसके अंदर जैसे अभी मैं 1 मिनट आपको वीडियो मैं 1 मिनट बदल के दिखाता हूँ। मैं लाइब्रेरीज का 1 मिनट में ओपन करता हूँ। ये जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये लाइब्रेरी फोल्डर का है। इसमें जैसे कैलेंडर, कार्ट, ड्राइवर, ईमेल, ये बिल्ट इन क्लासेस होती है। इनके अंदर मेथड्स होते हैं। अपलोड, जैसे नीचे जाओगे तो अपलोड का भी मिल जाएगा आपको, अपलोड का है। इस तरह से सभी तरह की ये लाइब्रेरी है। इनके फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होती है, उनकी हेल्प से अपने को वर्क करना ईजी हो जाता है। तो इस इजीली अपने हैंडल कर सकते हैं। अपने को दोबारा कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा फंक्शन, डायरेक्ट फंक्शन अपने कॉल करेंगे तो अपना वर्क हो जाएगा। यानी कि ये बहुत ही हेल्पफुल है, यानी कि कोड को मैनेज करना आसान हो जाता है। तो ये सिस्टम फोल्डर के अंदर मिलेगा। अपने जो वर्क करते हैं इसके अंदर करते हैं। एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर वर्क किया जाता है अपना। तो एप्लीकेशन के अंदर अपने जब जाते हैं तो इसके अंदर आपको मॉडल्स भी मिल जाएंगे और व्यूज़, जहाँ व्यूज़ क्रिएट करेंगे, और मॉडल के अंदर जो डेटाबेस से होगा, और यहाँ पे अपना कंट्रोलर होगा। व्यूज़ के अंदर जाएंगे तब अपने व्यूज़ की जो भी अपने जो फाइलें बनाएंगे, जैसे कि जो PHP नाम से हेडर या फूटर बना रखी है, तो इनको बार बार अपने को दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपने स्ट्रक्चर बना लिया है तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने फोल्डर क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने कस्टमर के लिए बना रखा है तो इसमें कस्टमर से रिलेटेड फाइलें होगी सभी भी व्यूज़ की। जैसे रेट्स हैं, क्रेडिट कार्ड की है, रिफ़िल की है, रिफ़िल ऑटो की है, ट्रांजैक्शन है, अपडेट है, तो ये कस्टमर से रिलेटेड है। इसी तरह से LNP है, और ये डिड है। डिड का मतलब है यहाँ पे फ़ोन नंबर से है। डिड इंटरनेशनल फ़ोन नंबर। जैसे फ़ोन नंबर से रिलेटेड कोई क्रिएट करना, तो न्यू फ़ोन नंबर लेना चाहता है, या फिर कोई लिस्टिंग देखना चाहता है, या फिर कोई एडिट करना चाहता है, उसके लिए यही है। मैं अभी आपको लाइव में एप्लीकेशन दिखाऊंगा इसकी। और इसी तरह से कंट्रोलर के अंदर अपने वो क्लासेस यूज़ करते हैं जो इनको कंट्रोल करता है। यानी कि जैसे मैं आपको एक सिंपल सी कस्टमर का ही व्यूज़ कंट्रोलर दिखाता हूँ खोल के। ये देखिए, जैसे कस्टमर का जिस नेम से फाइल होगी उसी नेम से क्लास बनेगी इसके अंदर। ये नहीं कि क्लास नेम अलग से बनेगी। इसके अंदर अपने मॉडल को कॉल करेंगे, और उस मॉडल को कॉल करके अपने जो भी है, यानी कि डेटाबेस से रिकॉर्ड लेना है या फिर डेटाबेस में रिकॉर्ड भेजना है, तो उनके अकॉर्डिंग इससे उसमें रिकॉर्ड अपडेट के लिए भेजेंगे, या फिर रिकॉर्ड यहाँ से उठाएंगे या मॉडिफाई करेंगे। इस तरह से अपने इसमें मेथड बनाएंगे। अब इसके अंदर जैसे मैं आपको मॉडल, एक मॉडल क्लास का भी, जैसे मैंने इसके अंदर गया, अभी 1 मिनट, दूसरा फोल्डर ओपन कर लिया मैंने। अभी मॉडल के अंदर गया, तो मॉडल के अंदर गया तो इसके अंदर मॉडल क्लासेज होगी। अब इसमें कस्टमर के नाम से होगा कस्टमर मॉडल। ये है कस्टमर मॉडल का गया, तो इसमें सारी क्वेरी जो मैंने लिखी है वो कस्टमर से रिलेटेड लिखी है। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको पूरा कोड स्ट्रक्चर जो दिखाया था, तो वो एप्लीकेशन जो मैंने बनाई है उसके जैसे मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा, यानी कि किस तरह से वो वर्क कर रही है। जब से सबसे पहले जैसे ये स्टार्टिंग डैशबोर्ड है, जो क्लाइंट लॉगिन होता है या जिसने कस्टमर ने जो सर्विस ले रखी है, तो वो जैसे लॉगिन होता है तो उसका ये डैशबोर्ड है जिसके ऊपर उसकी कॉल की जो भी डिटेल्स हैं, यानी कि जिसके उसके ओन कस्टमर है जिन्होंने नंबर्स ले रखे हैं,
उनकी कॉल जो होती है, उनकी बिलिंग का सिस्टम है या कितने टाइम कॉल की है और भी जो भी है, तो ये डैशबोर्ड वो रिप्रेजेंटेशन करता है। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें जैसे ईयरली यानी कितने ज़्यादा कॉल हुई, किस ईयर में कितनी कॉल हुई, या इस तरह से जैसे सिप अकाउंट कितने थे, या फिर कितने नंबर ऑर्डर हुए हैं मंथली वाइज, तो या फिर लास्ट 10 कॉल कौन कौन सी हुई है। तो इस तरह से इसके अंदर वो अलग अलग पार्ट में मैंने डैशबोर्ड को डिवाइड करके बनाया था। तो ये इसका डैशबोर्ड है जो कि एक बिलिंग सिस्टम और टोटल नंबर ऑफ कॉल्स यानी कि लास्ट कॉल्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ मिनट्स, या फिर उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना। तो इसके लिए मैंने ये डैशबोर्ड तैयार किया था। तो नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर क्या है, इसके नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर जैसे है डोमेस्टिक रेट्स, यानी कि उसके कॉल के अकॉर्डिंग जैसे वो उसने क्या क्या है, यानी कि उसने रेट डिफाइन करे, वो कस्टमर पे डिपेंड करता है वो किस तरह की सर्विस लेना चाहता है, या फिर उसके आगे कितने कस्टमर है बने हुए, उस एम्प्लॉय के कितने कस्टमर बने हुए हैं, यानी कि वो किस तरह की वो सर्विस चाहता है, उसको कितनी अपने को यानी कि वो इनकम दे सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसके रेट्स डिफाइन किए हुए हैं, और इन्हीं रेट के आधार पर उनके बिलिंग्स बनती है, और उनकी बिलिंग्स जो है वो नंबर जो कॉल होती है उन ऑटोमेटिकली वो उनके बिलिंग में कट होती है। इसके अंदर एक मैंने बनाया हुआ है, जैसे आप जैसे एक तरह से कह सकते हो कि इसका वैलेट सिस्टम है, जिसके अंदर आप अमाउंट डाल सकते हो, या फिर इसमें ऑटो रिफिल ही हो जाता है। इसकी सेटिंग की हुई है ऑटो रिफिल, या कस्टमर पर डिपेंड करता है, यानी कि जैसे वो उसकी बिलिंग जो जिसका वैलेट है $10 पे पहुंच जाए, या उससे मिनिमम 10 से मिनिमम हो गया तो वो ऑटो रिफिल हो जाना चाहिए, यानी कि $50 ऑटोमेटिक उसमें ऐड होने जाना चाहिए। वो Authorize.net एक पेमेंट गेटवे है, उससे ऑटोमेटिक रिफिल हो जाता है। जैसे इसकी नेक्स्ट स्क्रीन है जो ये रिफिल अकाउंट बैलेंस कितना रिफिल करना है उसने, यानी कि वो मैन्युअली अगर रिफिल करना चाहता है उसमें, तो वो मैन्युअल भी उसके अंदर वैलेट में डाल सकता है। Authorize.net से वो मैन्युअली हो जाएगा। और ऑटो रिफिलिंग की सेटिंग करनी है, जैसे मिनिमम बैलेंस इसने सेट कर दिया 5, और ऑटो रिफिल अमाउंट सेट कर दी। अब जैसे ही वो 5 के ऊपर पहुंचेगा, यानी कि उसके अमाउंट कट के, यानी कि जैसे वो नंबर्स पे कॉल होती है, अमाउंट कट करते 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 5 से जैसे ही 0.1 हिबी पे पहुंच गया, तो वो ऑटो रिफिल अपने आप ही 25 और उसमें ऐड हो जाएगा, और 30 बैलेंस उसका शो होने लग जाएगा वैलेट के अंदर। तो ये स्क्रीन उसके लिए है। उसके बाद है ये पर्सनल डिटेल वो अपने अपडेट करना चाहता है, तो इसके द्वारा पर्सनल अपडेट कर सकता है। ये क्रेडिट कार्ड को अगर वो अपडेट करना चाहता है, अगर क्रेडिट कार्ड पहले से जो उसने डाल रखा वो नहीं चल रहा है, उन्हें क्रेडिट कार्ड ऐड करना चाहता है, तो वो अपने क्रेडिट कार्ड को अपडेट कर सकता है। ये एपीआई एक्सेस के लिए ही बनाया हुआ है, यानी कि कौन कौन से सर्वर जो है इसको एक्सेस एपीआई आगे सर्विस दे रहे हैं, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, उनका ये जो आईपी एड्रेस है ये उसके लिए ये एपीआई एक्सेस का लिस्टिंग है, आईपी एड्रेस की लिस्टिंग है। और ये सिक्योरिटी नोटिफिकेशन के लिए है, यानी कि एसएमएस आ जाएगा अगर कोई हैक कर रहा है अपने पोर्टल को और कर रहा है, तो उसके लिए एसएमएस चला जाता है। ये स्क्रीन जो है, आप ये स्क्रीन जो देख रहे हो, ये सिप ट्रंक लिस्टिंग की है। इसमें एक सिप ट्रंक होता है जिसके थ्रू ही नंबर्स को कॉलिंग होती है, यानी कि जब अपने नंबर ऑर्डर करते हैं तो उस टाइम अपने को एक सिप ट्रंक को चूज़ करना पड़ता है, यानी कि कौन से ट्रंक के द्वारा अपने नंबर की कॉलिंग करवानी है। तो ये सिप ट्रंक लिस्टिंग का है। इसमें क्रिएट सिप ट्रंक को भी हो गया, उसमें ट्रंक का नेम दे सकते हैं और कौन सा उसका सर्वर की लोकेशन कौन सी है, और इस तरह से इसका सारी डिटेल इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये ऑर्डर डील लिस्ट। अब इस कस्टमर है इसके इतने, अब जो ये एम्प्लॉय जिसने पोर्टल ले रखा है इसके इतने कस्टमर है, इतने नंबर इसने सेल कर दिए हैं।
अब इसके नंबरिंग की लिस्टिंग है इसमें। अब इसमें से वो कोई भी एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है किसी नंबर को, और उनकी जैसे कॉलिंग होती है और होती है तो उनकी ऑटोमेटिक बिलिंग अपने आप ही उसके अकाउंट से कटती रहती है ये। और नेक्स्ट स्क्रीन जो आती है वो है ऑर्डर न्यू। अगर कोई नंबर लेने के लिए आ गया तो इसके अंदर एक नया नंबर ले, ऑर्डर लोकल और टोल फ्री नंबर, दोनों प्रकार के नंबर अपने ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे टोल फ्री नंबर भी जो होते हैं और लोकल नंबर होते हैं, तो दोनों टाइप के नंबर कोई भी अगर वो कस्टमर लेना चाहता है तो इस पर वो परचेज करना चाहता है तो इस पर ऑर्डर कर सकता है। उसके बाद है लोकल LNP, लोकल नंबर पोर्टेबिलिटी, यानी कि नंबर को कोई पोर्ट करवाना चाहता है अपने सर्वर पे, कोई दूसरे वो किसी दूसरी सर्विस में था और अपनी सर्विस पे आना चाहता है तो अपने नंबर पोर्ट करवाना चाहता है, तो इसके लिए अपने इसका LNP का यूज़ करते हैं। ये जो इसमें एक एक्टिव LNP रिक्वेस्ट आई हुई है जो इसमें प्रोसेसिंग में है, कुछ सबमिट हो गई है, कुछ यानी कि एक्टिव हो गई है, इस तरह से इसका स्टेटस शो हो रहा है। ठीक है, तो ये सबमिट का आ गया। इसमें चेक पोर्टेबिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, इसके चेक वो यानी कि वो पोर्टेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको चेकिंग की हो सकती है। इसके बाद आता है वी फैक्सिंग का। इसमें क्या है, आप अगर नंबर को किसी नंबर पे फैक्स भेजना चाहते हो तो उसके द्वारा इसके द्वारा आप अपने किसी डेस्टिनेशन नंबर को फैक्स भेज सकते हो किसी नंबर से, यानी कि एक नंबर से दूसरे नंबर पर फैक्स भेज सकते हो और फाइल अटैच करके उसको फैक्सिंग कर सकते हो। उसके बाद ये जो इसमें ये जिसके कस्टमर थे जिन्होंने फैक्स नंबर ले रखे हैं उनकी इसमें लिस्टिंग है सारी, ये फैक्स माई फैक्स डेट्स, यानी कि जो लिस्टिंग है जितने कस्टमर उसने फैक्स नंबर ले रखे हैं जिन्होंने, उनकी लिस्टिंग इसके अंदर है। अब नया कोई कस्टमर आ जाता है और वो ऑर्डर वो करना चाहता है, वो फैक्स नंबर लेना चाहता है, तो उसमें ऑर्डर वी फैक्स डेट, इसमें वो इस फॉर्म को जाके फिल करेगा तो ऑर्डर वी फैक्स डेट, यानी कि इसमें ऑटोमेटिक वो नंबर आ जाएगा, लोकल या फिर टोल फ्री वी फैक्स है, कौन सा नंबर लेना चाहता है, इसको वो स्टेट सेलेक्ट करेगा, सिटी सेलेक्ट करेगा, इसमें ऑटोमेटिक नंबर लिस्टिंग दिखा देगा, उसमें अवेलेबल होंगे तो, अगर नहीं अवेलेबल होंगे तो नहीं दिखाएगा, और उसमें से वो नंबर चूज़ कर सकता है और लॉगिन पासवर्ड वगैरह बाकी डिटेल फिल करके और ऑर्डर करेगा। और नेक्स्ट स्क्रीन है ऑर्डर फैक्स ATA, ये इसका है, ये USA बेस्ड है, ये इसके अंदर वी फैक्स के अंदर ही आता है ये। उसके बाद आता है वी फैक्स हिस्ट्री, यानी कि ये जो भी वी फैक्स यानी कि फैक्स जो आए हैं या फिर जो फैक्स गए हैं तो उनकी टोटल हिस्ट्री इस पेज के ऊपर दिखाई देती है, या फिर जो कोई सेंड हो चुके हैं या वो फिर अंडर प्रोसेस में है तो इस तरह से इस स्क्रीन के ऊपर वो सारी हिस्ट्री देख सकता है, यानी कि जिसका ये पोर्टल वो चला रहा है, जो पोर्टल चला रहा है वो सारी हिस्ट्री सभी अपने वो जो कस्टमर है उनकी देख सकता है। इस तरह से SMS का आ गया, इसमें SMS एक्टिव करना है या इनएक्टिव करना है किसी नंबर के ऊपर तो इसके अंदर वो SMS एक्टिव और इनएक्टिव की सर्विस कर सकता है, सर्विस सेटअप कर सकता है किसी भी नंबर जो यानी कि वो नंबर दे रखा है उसके ऊपर। या फिर नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर किसी नंबर के ऊपर उसने SMS सेंड करना है, तो कोई डेस्टिनेशन फ़ोन नंबर पे सेंड करना है किसी नंबर से तो इसके द्वारा वो SMS सेंड कर सकता है, और फ़ोन बुक के अंदर इस नंबर को सेव भी कर सकता है। इसके अंदर फ़ोन बुक भी बनी हुई है जिसके अंदर वो नंबर को सेव भी कर सकता है। नेक्स्ट इन ये DLC SMM ब्रांड लिस्ट है। इसके बाद आ गया सर्वर, अगर कोई सर्वर परचेज करना चाहता है तो इसके लिए ये है कि ऑर्डर सर्वर और माई सर्वर ये दोनों है, यानी कि सर्वर सेल किए हुए हैं इनकी लिस्टिंग है, या फिर कोई न्यू कस्टमर आता है खुद का सर्वर लेना चाहता है, वो आगे उसके बहुत से कस्टमर है वो खुद के रेट्स और फीस डिफाइन करना चाहता है और वो खुद अपना सर्वर लेना चाहता है, तो उसके लिए ये स्क्रीन जो दिख रही है ये फॉर्म जो है वो उनके लिए है ये। इसके बाद आ गया एडिशनल सर्विस और ये आ गया रिपोर्टिंग का।
इसमें आता है सारी रिपोर्टिंग आती है इसमें, जैसे कि कॉल हिस्ट्री की रिपोर्टिंग है सबसे पहले। अब इसमें क्या है, कस्टमर जितने भी उसके कस्टमर है, जितने उन्होंने नंबर ले रखे हैं, कोई भी कॉल करता है कस्टमर, उसका किसी दूसरे नंबर पे कॉल करता है, किसी भी टाइम कॉल करता है, तो उसकी ऑटोमेटिक उसकी ड्यूरेशन पर सेकंड के हिसाब से बिलिंग बनती है। बिलिंग के अकॉर्डिंग उसके अकाउंट से पैसे कटते हैं कस्टमर के, और वो कॉल भी बताता है कि इनबाउंड कॉल थी या आउटबाउंड कॉल थी, यानी कि इनकमिंग कॉल थी या आउटगोइंग कॉल थी, और कौन से कॉलर पे की गई थी, उसकी रेट दर क्या थी, और कितनी कॉस्ट उसकी टोटल हुई है। सारी इसकी डिटेल इसके ऊपर अपने देख सकते हैं, और इसमें सिर्फ अकाउंट जो है उसकी देख सकते हैं, या फिर कॉल टाइप के अकॉर्डिंग यानी कि इनबाउंड और आउटबाउंड के अकॉर्डिंग भी अपने लिस्टिंग देख सकते हैं। और ये डेट रेंज या फिर प्रीवियस मंथ की या करंट मंथ की या फिर पर्टिकुलर डेट रेंज के बीच में अपने देखनी है तो उसके अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो आती है अपनी मैसेजिंग की हिस्ट्री की, जो कि यानी कि एसएमएस जो सेंड किए हैं किसी नंबर पे, सेंड फ्रॉम टू डेट, सेंड फ्रॉम टू डेट, जिसने भी एसएमएस सेंड किए हैं और उनकी कॉस्ट जो थी, जो डिफाइन की थी, उसकी कॉस्ट वो डिडक्ट होती रहती है। नेक्स्ट स्क्रीन पे होती है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी कि या तो वो ट्रांजैक्शन कॉल के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी कि उसके अमाउंट से कट हो रहे हैं कॉल के दौरान, या फिर वो authorize.net से उसके रिफिलिंग कर रहा है, या ऑटो रिफिल हो रही है, या मैनुअल रिफिल हो रही है, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी उस पोर्टल के ऊपर, वो सारी की सारी इस हिस्ट्री के अंदर वो सारी हिस्ट्री शो हो जाएगी, वो इसके अंदर दिखाई गई हुई है। ये सारा पार्ट मैंने बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट स्पोर्ट है, स्पोर्ट यानी कि टिकट सिस्टम का है। इसके आप अपने आप एक टिकट रेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई पोर्टल में प्रॉब्लम आ रही है, कोई नंबर पे प्रॉब्लम आ रही है, या कोई पोर्टल एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, या कहीं एरर आ रही है, तो आप एक टिकट रेज कर सकते हो, सबमिट टिकट कर सकते हो। कौन से डिपार्टमेंट को, बिलिंग में यानी कि प्रॉब्लम आई है, यानी कि आपके कि भाई मेरा बिल इतना था, इतना आना चाहिए था, इतना कैसे आ गया, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है तो वो इसमें डाल के आप सबमिट कर सकते हो, तो आपके जो सपोर्ट टीम है वो तुरंत आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। इसके बाद नेक्स्ट है वो है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। ये एपीआई डॉक्यूमेंटेशन इसलिए बनाया है, जो न्यू कस्टमर आता है, कोई सर्वर लेना चाहता है अपने खुद का, और अपने सर्वर पे सेम टू सेम अपना पोर्टल सेटअप करवाना चाहता है, या फिर अपने तरीके से पोर्टल बनवाना चाहता है, तो उनके लिए ये मेथड्स वगैरह और जो जो यानी कि सर्विसेज है उनको डिफाइन किया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, ये इसका सारा कुछ है, ये इसके गेटिंग स्टार्टेड है। और लास्ट में है फैक्ट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि जो ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, पोर्टल फीचर क्या है, बिलिंग क्या है, डिड्स क्या है, फीफैक्स क्या है, तो ये दिखाई देता है। जैसे डिड क्या है, व्हाट डू आई डू विद द नंबर आई एम नो लॉन्गर यूजिंग, यानी कि मैं कोई नंबर ले रखा है, मैं वो बड़े लंबे समय से ऐसे यूज नहीं कर रहा हूँ, तो उसके साथ क्या हुआ, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन जो मन में आते हैं उनका इसके ऊपर आंसर दिया गया। कैन आई रीस्टोर ए नंबर आई डिलीटेड, यदि मैंने नंबर जो पहले से मैंने ले रखा था और वो मैंने डिलीट कर लिया मेरा नंबर, यानी कि वो दोबारा से मेरा नंबर मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो इस तरह के फ्रीक्वेंट। तो ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क का समझाया है। सेम टू सेम प्रोसेस लारावेल का भी इसी तरह से प्रोसेस होता है, केक पीएचपी जेंड फ्रेमवर्क उनका, बट उनका कोड स्ट्रक्चर और जो होता है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी कि उनको थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर मिलेगा आपका। उनका अपना खुद का कोड लिखा होता है, इनका अपना खुद का कोड लिखा होता है, पर प्रोसेस सेम ही होता है कि मैनेज करना
अपडेट करना, हैंडल करना, स्ट्रक्चर को इजीली हैंडल करना, डेटाबेस को इजीली हैंडल करना, या कोई बड़ी एप्लीकेशन है उसको इजीली डेवलप करना, इसके लिए फ्रेमवर्क यूज किया जाता है। इसमें बड़ी एप्लीकेशंस बनती है। अगर अपने को कोई सिंपल वेबसाइट बनानी है ई कॉमर्स की, या उसके लिए अपने ज़्यादातर जो है CMS का ही यूज़ करते हैं। ये कोड फ्रेमवर्क का उन एप्लीकेशंस में ज़्यादा यूज़ होते हैं जहाँ पर APIs का यूज़ होता है, या फिर कोई कस्टमाइजेशन कॉलेज का या स्कूल का प्रोजेक्ट बनता है, तो उसके अंदर इन फ्रेमवर्क का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे कि कॉलेज के पूरा मैनेजमेंट उन्होंने बनवाना है, जैसे स्टाफ का उन्होंने अलग से पोर्टल बनाना है, उनके अलग से क्वेरी हैंडल करनी है, स्टाफ का एक और ग्रुप बनाना है, एक स्टूडेंट्स का अलग से ग्रुप बनाना है उन्होंने, और जो टीचिंग स्टाफ है उनका अलग से, और जो यानी कि कॉलेज की जो फीस स्ट्रक्चर हैंडल करते हैं या फिर कॉलेज की जो व्यवस्था करते हैं जो स्टाफ है उनको अलग से ग्रुप बनाना है, और एक हाई डिपार्टमेंट बनाना है, या फिर इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट बना के एक मैंने जैसे मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट बनाना है, एक आउटडोर का डिपार्टमेंट बनाना है, यानी कि कॉलेज से आउटडोर का डिपार्टमेंट जो कॉलेज की एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करेगा वो डिपार्टमेंट बनाना है उसके लिए। तो इस तरह की बड़ी एप्लीकेशन जो बनाई जाती है तब अपने फ्रेमवर्क का ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। थैंक्स एवरीवन, आपका मैंने जो टाइम लिया उसके लिए सॉरी फॉर दैट। और अगर अच्छा वीडियो लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा जो कि अपने लारावेल फ्रेमवर्क को समझेंगे और लारावेल फ्रेमवर्क के ऊपर वीडियो बनाएंगे, और उसी के ऊपर टीचिंग का मैं आपको लारावेल का कंसेप्ट बताऊँगा। थैंक्स अगेन, हैव ए नाइस डे।